अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जाएंगे। साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम एक्सपेरिमेंटली भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन की। इन 1887 Heinrich Hertz observed the photoelectric effect in Germany, discovering that ultraviolet light shining onto metal surface causes the ejection of electrons, which are pushed with potential to reach an anode. अब देखें, ये जो बातें हैं, अब जो हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, ये एमसीक्यू की पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हेनरिच हर्ट्ज ने क्या ऑब्जर्व किया, जे थॉमसन ने क्या वो किया, फिलिप्स लियोनार्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, ये सारी चीज़ हम बात करने जा रहे हैं। तो 1887 सबसे पहले शुरुआत जो है वो हेनरिच हर्ट्ज की है। उसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया और उसने क्या मालूम किया कि अल्ट्रावायलेट लाइट जब मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मेटल की सरफेस से क्या होते हैं, निकलते हैं, विच आर पुश विद पोटेंशियल टू रीच एन एनोड, और वो एनोड की तरफ जाते हैं। आपको मालूम है कि बैटरी का एक हिस्सा होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है और एक पॉजिटिव होता है। जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है वो कैथोड होता है और जो बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है। तो उसने ये नोट किया कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो है जब मेटल की सरफेस पर पड़ती है, अगर मैं यहाँ डायग्राम से बात करूँ कि ये जो लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने ये नोट किया। अब देखो, ये फॉर एग्जांपल ये अल्ट्रावायलेट लाइट है, मेटल की सरफेस पर पड़ रही है, कैथोड पे जैसे ये पड़ी, अब इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर ये बैटरी के पॉजिटिव वाले एंड एनोड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले ये हेनरिच हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया। इन 1899 जे थॉमसन इन इंग्लैंड, देखिए ये जर्मनी में थे, ये इंग्लैंड में, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंसिडेंट ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन मेटल सरफेस कॉजेज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और फिर 1899 में, यानी इसके 12 साल के बाद जे थॉमसन ने भी यही चीज़ नोट की कि अल्ट्रावायलेट लाइट को मेटल की सरफेस पर जब पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर निकलते हैं। फिर 1902 में फिलिप लियोनार्ड मेजर्ड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटिटेटिवली एंड कंक्लूडेड दैट लाइट हैज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और 1902 में फिलिप लियोनार्ड ने जो है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्वांटिटेटिवली मेजर किया कि यानी कितनी लाइट हम इसको ऊपर अप्लाई करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर, और इसने कंक्लूड किया कि जो लाइट है उसके पास भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये था इंट्रोडक्शन 1 2 3। साइंटिस्ट के नाम याद रखने, किस साइंटिस्ट ने क्या किया। नॉट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट were able to describe phenomena of photoelectric effect, but some situation during experiment were not answered with scientific logic. अब इन एक्सपेरिमेंट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना तो डिस्क्राइब किया गया कि भाई लाइट जो है वो मेटल की सरफेस पर पड़ती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर निकलते हैं। इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दे दिया गया। इन एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको डिस्क्राइब तो कर दिया गया, लेकिन कुछ चीज़ों के आंसर लॉजिकली नहीं मिल पाए, जो कि बाद में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन was able to resolve the phenomena। और ये पूरी जो साइंटिफिक लॉजिक है कि बहुत से फिनोमिना, आगे हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, वो ये एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे थे, जो कि बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जाकर इन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आइंस्टाइन की बाकायदा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। अब अगर ये तो सारा था इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन, एग्जाम में आपको डेफिनेशन से शुरू करनी है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक लाइट इज शाइन ऑन सर्टेन metallic material, electrons are emitted due to absorption of light by the electron on the surface of material। भाई ये हमारे पास क्या है, ये कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अब इसमें जरूरी नहीं अल्ट्रावायलेट लाइट हो, लाइट सिंपल विजिबल लाइट के जरिए भी ये पॉसिबल है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मिसाल के तौर पर लाइट, जब इसको मेटल की सरफेस से हम स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से। इस पूरे फिनोमिना को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने कहा व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक लाइट इज शाइन ऑन मेटेलिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द इलेक्ट्रॉन ऑन द मटेरियल सरफेस, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे आप लिख देना, दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ डायग्राम के जरिए बताएं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव एंड यहाँ से कनेक्ट है, बैटरी का पॉजिटिव एंड है यहाँ, ये
जो है वो हमने मीटर है जो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो को जो शो करेगा, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है। दरमियान में वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मेटल की सरफेस से स्ट्राइक किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से इमिट होते हैं और वो एनोड की तरफ आते हैं। क्या होते हैं? एनोड की तरफ वो आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो को मीटर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये फिनोमिना होता है। अब यहाँ इस डायग्राम को यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमिना इज शोन इन फिगर इन विच एन एवैक्यूएटेड ट्यूब कंटेनिंग टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड, कनेक्टेड विद अ वेरिएबल सोर्स ऑफ वोल्टेज। अब देखो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को हम शो करें इस डायग्राम में, जिसमें हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ट्यूब है यानी वैक्यूम है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है जो कि बैटरी के नेगेटिव से है, एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव से, और इसको हमने बैटरी से एक वेरिएबल वोल्टेज की बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। A monochromatic source light is shine onto cathode. Monochromatic source light है, इसको हमने कैथोड पे शाइन किया थ्रू अ क्वार्ट्ज विंडो, यानी एक ट्रांसपेरेंट हमारे पास विंडो थी। एनोड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड, और एनोड जो है वो कैथोड के मुकाबले में इसका पोटेंशियल क्या था, ये इसका कैथोड के मुकाबले में पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो एनोड जो है उसको क्या करेगा, कैप्चर करेगा। एम मीटर का यहाँ क्या है, एन एम मीटर इज कनेक्टेड विद सर्किट टू रिकॉर्ड द करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ जो एम मीटर है, जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा ये इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि हाँ भाई करंट क्या हो रहा है, गुजर रहा है। अब जो है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें क्या मिली, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो ये पूरा एक्सपेरिमेंट में है, सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। हमने यहाँ लाइट की इंटेंसिटी पहले कम रखी थी, वो चेक की, फिर लाइट की इंटेंसिटी हमने बढ़ाई, और ज़्यादा बढ़ाई, बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ा, हम पहले उसकी बात करते हैं। For a constant potential difference between the cathode and anode, the number of electrons emitted from cathode increases with increased intensity of radiation. अब देखो भाई यहाँ हमने बैटरी का जो वोल्टेज है ना वो कांस्टेंट रखा, क्योंकि वेरिएबल वोल्टेज वाली वोल्टेज ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो हमने वोल्टेज यहाँ कांस्टेंट रखा। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को क्या करते हैं, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, कैसे पता चलता है, क्योंकि एम मीटर हमें रीडिंग क्या कर रहा है, ज़्यादा बता रहा है कि भाई करंट क्या हो रहा है, ज़्यादा गुजर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में था। तो हमने कहा फॉर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे बिटवीन कैथोड एंड एनोड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम कैथोड इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे लाइट की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आ गया इफेक्ट ऑफ वोल्टेज। अब वोल्टेज की बात करेंगे फॉर अ कांस्टेंट इंटेंसिटी। अब लाइट की इंटेंसिटी को हम कांस्टेंट रखेंगे and frequency of incident radiation, the photoelectric current varies with the potential difference V between the cathode and anode and reaches a constant value beyond which further increase of potential does not affect the photoelectric current. अब देखो भाई इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी, फ्रीक्वेंसी भी हमने क्या रखी, कांस्टेंट रखी। फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या होता गया, वेरीज बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता गया, बढ़ता गया, लेकिन एक वक्त के बाद रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू। एक वक्त होता है जहां वो कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच जाता है, बियॉन्ड विच फर्दर इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल डज नॉट अफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या था, लाइट की इंटेंसिटी हमने कांस्टेंट रखी, फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते गए तो भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बढ़ता गया, लेकिन एक सर्टेन लेवल पर जाकर अब वोल्टेज बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट मजीद नहीं बढ़ रहा था। एक वक्त पे एक सर्टेन वैल्यू पर जाकर वो क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जो है वो यहां से अब दो चीजें समझनी है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। If anode is made more and more negative with respect to the of the photocathode surface, the current decreases. This negative potential with respect to cathode of the plate is called retarding potential. अब देखो भाई क्या किया, बैटरी था ना, अब बैटरी हमने यहाँ की वोल्टेज बढ़ाते गए फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता गया, लाइट भी अप्लाई कर रहे हैं, लाइट भी क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, और वोल्टेज बढ़ाने की वजह से क्या था, एक सर्टेन वैल्यू पर जाके फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे ही कांस्टेंट हो गया तो अब एनोड को, अब जो एनोड जो कि पॉजिटिव था ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, आहिस्ता से नेगेटिव कर रहे हैं। बैटरी एक और एक्स्ट्रा बैटरी ले ली और इसको हमने कैथोड के मुकाबले में हम इसको नेगेटिव करना शुरू हो गए। तो जैसे ही इसको नेगेटिव करना शुरू हो गए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, और इसको हम नेगेटिव कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करना शुरू कर देगा। तो अब क्या था, थोड़ा सा नेगेटिव किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ जो है इसके ऊपर नेगेटिव की वजह से इसके ऊपर अफेक्ट होना शुरू हो गया,
तो अब देखो यहाँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, इफ द एनोड इज मेड मोर एंड मोर नेगेटिव विद रेस्पेक्ट ऑफ द फोटो कैथोड, अब एनोड को हम नेगेटिव करना शुरू हो गए, द करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। दिस नेगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैथोड ऑफ द प्लेट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। यानी हमने कैथोड के मुकाबले में जब भी एनोड को हम अगर नेगेटिव करना शुरू कर देते हैं तो ये पोटेंशियल क्या कहलाता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल। ये रोकने वाला पोटेंशियल हो गया ना, इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहा क्योंकि हमने एनोड को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ। अब यही रिटार्डिंग जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब एक रिटार्डिंग पोटेंशियल है ना, यही रिटार्डिंग पोटेंशियल एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हम पहुंच जाते हैं कि द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। अब क्या था कि इसको हमने जो पॉजिटिव था ना, इसको हमने किसी और बैटरी से आहिस्ता सा नेगेटिव करना शुरू किया तो ये करंट डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्रीज करना शुरू हुआ, और एक वक्त आया कि हमने इसको इतना नेगेटिव कर लिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ, लाइट अप्लाई करने के बावजूद भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, रुक गया। उस कंडीशन को हम कहते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल। रिटार्डिंग पोटेंशियल एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंच जाता है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, बिकम जीरो। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको हम कहते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, एंड इज मेजर ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है ये बराबर होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ना, यानी इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस से इमिट होता है उसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की मेजरमेंट में, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल के लिहाज से, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ के को हमने बता दिया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब तीसरी चीज आ गई फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। The stopping potential and the maximum kinetic energy of photoelectron is independent of the intensity of incident radiation and depend only on the frequency of radiation। अब देखो stopping potential हम समझ लिया जो कि maximum kinetic energy को शो कर रहा है, ये intensity पर डिपेंड नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर stopping potential की मदद से हम मालूम कर लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के साथ जो वो मेटल की सरफेस से बाहर निकलते हैं। तो हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस एनर्जी के साथ ये बाहर निकलने वो एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन इस कैथोड की सरफेस से कितनी एनर्जी के साथ बाहर आएगा। ये एनर्जी डिपेंड करती है इसकी फ्रीक्वेंसी पर। यानी अगर मैं विजिबल लाइट अप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी के साथ बाहर आ रहा होगा, अगर विजिबल लाइट को मैं हटा के अल्ट्रावायलेट कर दूं जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आएगा। अल्ट्रावायलेट को हटाकर अगर मैं इसको कर दूं एक्सरेज कर दूं तो ये और ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर आएगा। एक्सरेज को हटा के गेमा रेज करेंगे, ये और ज्यादा एनर्जी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन इसकी इंटेंसिटी, इसकी शिद्दत बढ़ाने से कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, गौर से सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर कोई फर्क, फ्रीक्वेंसी जो है वो एनर्जी को कंट्रोल करता है, इंटेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की तादाद को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहां हमने कहा द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 4, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, फॉर ईच सब्सटेंस देयर एग्जिस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू नॉट such that for radiation with frequency below the photoelectrons are not ejected from the surface, this frequency is called threshold frequency। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, मेटल की सरफेस है ना, उसके ऊपर जो मैं लाइट अप्लाई करने जा रहा हूँ ना, तो इसको इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिसाल के तौर पर विजिबल लाइट अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, कम से कम फ्रीक्वेंसी इसको चाहिए थी विजिबल लाइट की। लेकिन अगर मैं इंफ्रारेड रेडिएशन इसके ऊपर अप्लाई करूंगा जिसकी एनर्जी विजिबल लाइट से कम है तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से नहीं निकलते। रेडियो वेव्स, पावर वेव्स, माइक्रोवेव, ये जितनी भी हैं जिनकी एनर्जी जो है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ये विजिबल लाइट से क्या है, कम है, विजिबल लाइट से कम है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर निकले। अगर आपकी दी हुई फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। दी हुई फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, अगर ज्यादा होगी तो होगा। मिसाल के तौर पर विजिबल लाइट पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे
और इंफ्रारेड अगर मैं दे रहा था तो मेटल की सरफेस से जो है ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल लेते, ये बात तय हो गई थी। लेकिन हमने कहा कि अगर मैं अल्ट्रावायलेट करूंगा तो बाहर निकलेंगे। एक्सरेज बिल्कुल एनर्जी ज़्यादा है, तो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए, कम से कम जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कहलाती है, कम से कम जो है वो ये कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने कहा फॉर ईच सब्सटेंस, हर सब्सटेंस के लिए जो कम से कम फ्रीक्वेंसी चाहिए उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो फॉर रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी बिलो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड, अगर कम से कम फ्रीक्वेंसी से अगर आप कम फ्रीक्वेंसी दोगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और जो वेवलेंथ होती है उस रेडिएशन की, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कम से कम फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। कम से कम फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा से ज़्यादा वेवलेंथ, समझिए बात। वेवलेंथ जितनी छोटी होती है एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। इन दोनों के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन की होगी उस वक्त उसकी जो भी वेवलेंथ होती है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का फॉर्मूला याद रखना, ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। फिर आखिर में आ जाता है टाइम लेग। The time lag between the incident radiation and the emission of photoelectron is very small, less than exponent minus 9 सेकेंड। अब कितनी देर में, देखो रेडिएशन पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी देर में मेटल की सरफेस से बाहर निकलता है, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहते हैं टाइम लेग। और ये टाइम लेग जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इसकी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू याद रखना, एक्सपोनेंट माइनस 9 सेकेंड ये टाइम लेग का ड्यूरेशन है। तो यहाँ जाकर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो है बड़ा अहम है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि आइंस्टाइन ने इन सारी चीज़ों को किस तरह एक्सप्लेन किया, जिसकी बेस पर 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिलता है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पूरे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने पर। तो उस लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।